आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी चार्ज की एक्सेलरेटिंग मोशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती है। किसी ओसिलेटिंग चार्ज को एक्सेलरेटिंग चार्ज का एग्जांपल माना जा सकता है। यह ओसिलेटिंग चार्ज एक ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है स्पेस में, और इस ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सोर्स होता है। मींस जो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ओसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ही एक दूसरे को रीजनरेट करते हैं। मींस द वेव प्रोपागेट थ्रू द स्पेस। यहाँ पर इस फिगर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपागेशन को दिखाया गया है। यहाँ पर जो जे डायरेक्शन है उसमें वेव प्रोपागेट हो रही है, और एक्स डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और वाई डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव के भी परपेंडिकुलर है। मींस डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव एंड ई एंड बी तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और वेव प्रोपागेट हुई है उस मीन्स यहाँ पर प्लेन एक्स जेड है, तो इस प्लेन को प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। और जिस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ ईएम वेव होते हैं, मीन्स यहाँ पर वाई जेड प्लेन, इस प्लेन को हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स और वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो ईएम वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। यहाँ पर ये मैक्सवेल्स के फोर जो इक्वेशंस है वो दिखाए गए हैं। मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन है डाइवर्जेंस ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन। सेकेंड वन इज डाइवर्जेंस बी इक्वल्स टू जीरो। थर्ड वन इज कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है वो है कर्ल ऑफ बी इक्वल्स टू म्यू जे प्लस म्यू एप्सिलॉन इंटू डेल ई अपॉन डेल टी। यहाँ पर ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, बी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और रो है वो चार्ज डेंसिटी है, जे है वो करंट डेंसिटी है, और सिमिलरली एप्सिलॉन और म्यू है वो किसी मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी होती है। ये किसी पर्टिकुलर मीडियम में इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम फ्री स्पेस की बात करें जहाँ पर देयर इज़ नो चार्ज एंड करंट डेंसिटीज, मींस रो और जे दोनों जीरो के बराबर हो, तो उस केस में जो पिछली स्लाइड में मैक्सवेल्स इक्वेशंस दिखाई गई है ये वाली, ये इन इक्वेशंस में चेंज हो जाती हैं। तो फ्री स्पेस में मैक्सवेल्स इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डेल डॉट ई मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू जीरो, और थर्ड वन इज कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और फोर्थ वन इज कर्ल ऑफ वी इक्वल्स टू म्यू एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। ये चारों इक्वेशन मैक्सवेल्स के इक्वेशन कहलाते हैं फ्री स्पेस में, मीन्स वैक्यूम में, जहाँ पर कोई करंट और चार्ज डेंसिटी नहीं होती है। अब इक्वेशन थर्ड, मैक्सवेल्स के थर्ड इक्वेशन को हम देखते हैं। यहाँ पर यदि इक्वेशन 3 के दोनों तरफ कर्ल लें तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू डेल डॉट ई माइनस डेल टू ई होता है।
इसको हम पिछले वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी यहाँ पर, और एक और 4 इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 को, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। मीन्स यहाँ पर डेल डॉट ई को हम 0 कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। इसी तरह हम इक्वेशन फोर्थ मीन्स जो मैक्सवेल्स की फोर्थ इक्वेशन है उसका दोनों तरफ कर्ल लेकर इसी तरह प्रोसीजर फॉलो करें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इसी तरह की इक्वेशन मिलती है, सेम फॉर्म की। हम जानते हैं कि किसी वेव के प्रोपागेशन की जो इक्वेशन होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमें इसी तरह की इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन 6 और 7। इससे हम इक्वेशन 8 रिप्रेजेंट करता है कि अगर किसी वेव को इस तरह से इक्वेशन 8 से रिप्रेजेंट किया जाए तो उस वेव की वेलोसिटी ये होती है v होती है। यहाँ पर इक्वेशन 6 और 7 को इक्वेशन 8 से कंपेयर करने पर हमें v = 1/μ एप्सिलॉन प्राप्त होता है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी है वो v = 1/μe प्राप्त होती है। यहाँ पर इक्वेशन जो 6 और 7 है डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर, उसके सॉल्यूशंस को हम इक्वेशन 10 और 11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन्हीं इक्वेशंस को हम कोसाइन फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। e = E0 एक्सपोनेंशियल आईटा k.r - ओमेगा t, और इसी तरह से इक्वेशन b के लिए। तो फ्री स्पेस में जो फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम जो मीडियम की परमिटिविटी है उसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट = 1/36 पाई × 10⁹ फैरेड पर मीटर, और मीडियम की जो परमेबिलिटी है म्यू नोट उसको हम इस मान से लिख सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ को यदि फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्मूले में पुट करें तो हमें फाइनली ये वैल्यू प्राप्त होती है। मीन्स फ्री स्पेस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। यही वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो उस मीडियम में EM वेव की वेलोसिटी को हम इस इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं। n = वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस मीन्स c के बराबर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स n = c/v। यहाँ पर v वेलोसिटी ऑफ लाइट है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, c और v को हम एप्सिलॉन और न्यू की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हम ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन यदि मीडियम नॉन मैग्नेटिक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो वहाँ पर जो मीडियम की परमेबिलिटी होती है, चाहे फ्री स्पेस हो और चाहे कोई सा मीडियम हो, वहाँ पर दोनों ही केस में मीडियम की परमेबिलिटी सेम होती है। मीन्स μr है वो 1 होता है। तो इस केस में n = √ε/r मीन्स जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका स्क्वायर रूट ही n के बराबर होता है। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा है कि किसी चार्ज की जो एक्सेलरेटिंग मोशन होती है वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती है, और जो इस ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी होती है वही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की
फ्रिक्वेंसी होती है, मीन्स जिस फ्रिक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं उसी फ्रिक्वेंसी से ईएम वेव ऑसिलेट करती है। किसी फ्री स्पेस में जो ईएम वेव की वेलोसिटी है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। द फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हार्मोनिकली विद टाइम एट द सेम फ्रीक्वेंसी एवरीवेयर इन द स्पेस। मीन्स जो ईएम वेव की जो प्रोपागेशन होता है वो सिनुसोइडल होता है, हार्मोनिक प्रोपागेशन होता है। एट एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉर्मल टू ईच अदर। मीन्स ईएम वेव्स इज ट्रांसवर्स इन नेचर। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इस ईएम वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन है, ये तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स ईएम वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है। इन ईएम वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोपागेट साइमल्टेनियसली इन द स्पेस। इस केस में जो वेव की जो वेलोसिटी है c को, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और b की फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मीन्स वेव वेलोसिटी इक्वल्स टू E/b। When EM wave is spread in free space, the amplitude of electric and magnetic field of EM wave decreases with distance। जैसे जैसे EM वेव फ्री स्पेस में प्रोपागेट होती है वैसे वैसे उसमें जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाता है डिस्टेंस के साथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करती है। पॉइंट 9 बताता है कि ईएम वेव सभी फ्रीक्वेंसी की अवेलेबल होती है नेचर में, लेकिन हमारी आंखें केवल उन्हीं रेंज की ईएम वेव्स को देख पाता है या महसूस कर पाता है जो कि विजिबल रेंज में होती है। यानी जो ईएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो विजिबल रेंज होती है उसकी रेंज होती है, मीन्स ये रेंज होती है उसकी। इस रेंज में आने वाली ईएम वेव्स को ही हमारी आंखें डिटेक्ट कर पाती है, हम फील कर पाते हैं। इस रीजन को ऑप्टिकल रीजन भी कहते हैं, विजिबल रीजन भी इसको कहते हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज और होती है ईएम वेव्स की कि ईएम वेव्स अपने साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने साथ में एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करती है। बिकॉज electromagnetic wave carries momentum, so an electromagnetic wave exerts pressure on the surface। इस प्रेशर को ही हम रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। यानी जिस सरफेस पर ईएम वेव्स इंसिडेंट होती है उस सरफेस पर प्रेशर दबाव डालती है। यदि किसी सरफेस पर जिस सरफेस पर ईएम वेव इंसिडेंट हो रही है उस पर जो टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड है वो U है किसी टाइम t में, तो इस सरफेस पर जो मोमेंटम डिलीवर्ड किया गया इस ईएम वेव के द्वारा उसको हम P=U/c से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स रेडिएशन प्रेशर इक्वल्स टू U/c, जहाँ पर U एनर्जी ट्रांसफर टू द सरफेस है और c है वो प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। जब ईएम वेव हमारे बॉडी पर इंसिडेंट होती है, से हमारे हाथ पर इंसिडेंट होती है, तो हमारा हैंड है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ईएम वेव से, इसलिए हमारा हाथ गर्म हो जाता है। इसी प्रकार जो ईएम वेव है वो हमारे हैंड को एक मोमेंटम भी ट्रांसफ़र करता है, लेकिन हम जानते हैं कि जो प्रेशर का फॉर्मूला है P=U/c, उसमें c की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ होती है। इसलिए c की वैल्यू अधिक होने के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट किया गया इस ईएम वेव के द्वारा वो हमें फील नहीं हो पाता है।
मीन्स वहाँ पर जो मोमेंटम ट्रांसफर किया गया ई एम वेव के अंदर वो उसका एग्जिस्टेंस तो होता है, बट वो एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, वो हमें फील नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड H फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पर जो E और H है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम B इक्वल्स टू म्यू इंटू H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पिडेंस है किसी फ्री स्पेस की, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम परमिटिविटी और परमेबिलिटी के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। यदि फ्री स्पेस की बात करें तो यहाँ पर इसको इस तरह लिखा जा सकता है, इसमें म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली हमें 377 ओम प्राप्त होता है। मींस फ्री स्पेस में जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है वो 377 ओम होता है। अब एनर्जी डेंसिटी, वेव एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ईएम वेव के कारण एनर्जी डेंसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन E स्क्वायर प्लस हाफ म्यू बी स्क्वायर। यहाँ पर E और म्यू, एप्सिलॉन और म्यू है वो मीडियम की परमिटिविटी और परमेबिलिटी है रेस्पेक्टिवली, और E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है और B मैग्नेटिक फील्ड है। सिंस B इक्वल्स टू E अपॉन V होता है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, V है उसको म्यू और एप्सिलॉन की टर्म्स में लिखेंगे तो फाइनली हम जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू एप्सिलॉन E स्क्वायर। यदि हम मेन एनर्जी डेंसिटी को निकालना चाहें तो यहाँ पर जो E स्क्वायर है उसका मीन निकालना होगा। हम जानते हैं कि जो E है वो E इक्वल्स टू E नोट साइन KR माइनस ओमेगा टी होता है, जिसकी वैल्यू हाफ होती है, मीन वैल्यू हाफ होती है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और B के टर्म्स में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉइंटिंग वेक्टर। एनर्जी फ्लक्स वेक्टर होता है उसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपागेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो स्पेस है, उस परपेंडिकुलर जो स्पेस है उससे उसके यूनिट एरिया से जो एनर्जी फ्लो होती है उसकी रेट को पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर को हम E क्रॉस H से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर H को जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका मोड ऑफ लेंगे, मोड ऑफ दिस वन, तो हमें इस तरह ये इक्वेशन मिलेगी। इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगी, क्योंकि E और B दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो E क्रॉस B को हम EB sin 90 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें मिलेगी। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलेगी। Similarly, the intensity is generally defined as the rate of flow of mean wave energy through the unit area normal to the direction of propagation of EM wave। इसका मीन निकालेंगे पॉइंटिंग वेक्टर का तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे हम फाइनली इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये निकालते हैं। थैंक यू।